हे हाय गाइस, वेलकम बैक। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, रोल ऑफ म्यूटेशन इन इवोल्यूशन। ठीक है। तो म्यूटेशन का क्या रोल है इवोल्यूशन में, ये आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर कोई डाउट हो आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर कर लूँगा। और इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो देखें, उसके बाद आप रोल ऑफ म्यूटेशन को समझ पाएंगे। ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। रोल ऑफ म्यूटेशन इन इवोल्यूशन। ओके। तो देखो, इस लेक्चर में हम ये देखने जा रहे हैं कि म्यूटेशन का क्या रोल है इवोल्यूशन के अंदर। ठीक है। तो इसमें दो तरह के व्यू हैं। एक आपका क्लासिकल व्यू है, उसमें कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ बोला है। जो क्लासिकल व्यू है ना आपका, उसमें से कुछ पार्ट तो साइंटिफिकली कंसिस्टेंट है और कुछ पार्ट जो है वो साइंटिफिकली इनकंसिस्टेंट है। ठीक है। बट जो मॉडर्न व्यू है वो बेसिकली मॉडर्न सिंथेसिस जो है ना इवोल्यूशन की, उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है। तो जो बायोलॉजिस्ट हैं वो दो कैटेगरी में बढ़ गए हैं। ठीक है। तो मैं इसको बता देता हूँ कि जो प्रपोजल्स हैं हमारे इस पे ऑन रोल ऑफ म्यूटेशन, ये दो तरह के हैं। ठीक है। एक तो आपका क्लासिकल व्यू है इसमें, क्लासिकल व्यू, और एक आपका मॉडर्न व्यू है। ओके। ओके। तो एक हो गया क्लासिकल व्यू और एक हो गया आपका मॉडर्न व्यू। क्लासिकल व्यू में मैंने जैसे आपको बताया कि सम पार्ट इज साइंटिफिकली इनकंसिस्टेंट। ठीक है। तो कुछ पार्ट आपका साइंटिफिकली इनकंसिस्टेंट है यहाँ पे। ओके। और इसमें मैं आपको तीन तरह के व्यू दूंगा, तीन लोगों के व्यू जो हमने पीछे भी पढ़ा है। एक यहाँ पे हम देखेंगे लेमार्क का व्यू कि लेमार्क ने क्या कहा, लेमार्क्स व्यू। दूसरा हम देखेंगे डार्विन का व्यू, डार्विन ने क्या कहा। देखो, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ के आए ना, तो थोड़ा सा उसी का है, बस ये है कि म्यूटेशन पे पर्टिकुलरली कंसिडर है। तो आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो देखें पहले, उसके बाद ही आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है। सो डार्विन्स व्यू, और उसके बाद आपका एक है आपका बेटसन्स व्यू। ठीक है। तो ये तीन व्यू हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद जो मॉडर्न व्यू है आपका, मॉडर्न व्यू किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन मॉडर्न सिंथेसिस ऑफ इवोल्यूशन, सिंथेसिस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम दो चीज़ों का रोल देखेंगे कि जो मॉडर्न सिंथेसिस है ना इवोल्यूशन में, जो मॉडर्न व्यू रखता है, उसमें आपका एक तो हम रोल देखेंगे, रोल ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का क्या रोल रहा, और दूसरा हम देखेंगे स्पेसिएशन का क्या रोल रहा। ठीक है। तो इस तरह से हमें पांच व्यू मिल जाएंगे कि जो पांच व्यू है ना वो म्यूटेशन के ऊपर क्या कह रहे हैं, कि जो म्यूटेशन इवोल्यूशन में म्यूटेशन का कितना बड़ा रोल है, तो वो पांच व्यू से हम कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर डाल दीजिए लेमार्क्स व्यू। ठीक है। तो पिछली वीडियो याद कीजिए, अगर आपको याद है थोड़ा बहुत, तो हमने लेमार्क में क्या पढ़ा था। लेमार्क ने म्यूटेशन के बारे में कुछ बताया? तो नहीं बताया, उसने कुछ भी नहीं बताया था। उसने बस बोला था कि एक इंटरनल फोर्स होती है जो जो नए कैरेक्टर्स होती है उनको डेवलप करती है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल प्रेशर। ठीक है। जो इन्वायरमेंट में जो सर्वाइवल के लिए जो चैलेंजेस एक ऑर्गेनिज्म के सामने आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए जो वाइटल फोर्सेज होती हैं वो नए कैरेक्टर्स डेवलप कराती है। ठीक है। तो ये किसने बोला था? ये लेमार्क ने बोला था। ठीक है। उसके बाद इसने बोला कि ये जो कैरेक्टर वो एक्वायर करता है ये अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है। तो इसका व्यू ये था। तो म्यूटेशन पे तो इसने, मतलब म्यूटेशन वर्ड तो इसने मेंशन नहीं करा, बट इसने इस तरह से बताया। तो इसको म्यूटेशन की नॉलेज नहीं थी, बट जो ये कह रहा था वो कहीं ना कहीं म्यूटेशन से लिंक था। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो जो मैंने बोला। तो मैंने लिख दिया कि नो मेंशन ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन का मेंशन इसने नहीं किया, बट एम्फेसाइज द रोल ऑफ इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस होते हैं इन एक्वायरिंग द हेरिटेबल कैरेक्टर। ठीक है। और मैं यहाँ पे एक लाइन और लिख देता हूँ कि ही सजेस्टेड दैट वाइटल फोर्स, जो मैंने आपको अभी बताया, वाइटल फोर्स डेवलप्स न्यू कैरेक्टर। ठीक है। कब कब डेवलप करेंगे न्यू कैरेक्टर? व्हेन द इन्वायरमेंटल force poses challenge to their survival। ठीक है।
तो ये वाइटल फोर्स जो होगी वो डेवलप करेगी नए कैरेक्टर्स को, कब? जब इन्वायरमेंटल फोर्स पोजेस करेगी चैलेंज उनके सर्वाइवल के लिए। तो ये जो नए कैरेक्टर्स हैं ये आपके एक तरह से, मतलब इसने तो नहीं बोला बट एक तरह से ये क्या रेफरेंस दे रहा है हमारा, एक तरह से ये हमारा सोमैटिक म्यूटेशन की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो सोमैटिक म्यूटेशन, क्योंकि एक्वायर्ड कैरेक्टर तो सोमैटिक सेल्स में होंगे, तो सोमैटिक म्यूटेशन। ठीक है, तो ये लमार्क का व्यू था। इसके बाद हम देखते हैं डार्विन का क्या व्यू था। तो डार्विन्स व्यू, डार्विन ने क्या बोला? डार्विन ने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो प्राइमरी फोर्स होती है। ठीक है, और उस नेचुरल सिलेक्शन में इसने दो तरह के वेरिएशन की बात करी। ठीक है, तो इसने क्या बोला? ही रिकॉग्नाइजेज टू टाइप्स ऑफ मटेरियल फॉर नेचुरल सिलेक्शन। तो ही रिकॉग्नाइजेज टू टाइप्स ऑफ मटेरियल फॉर नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये दो तरह के मटेरियल क्या थे आपके? एक तो इसने बोला कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, और एक इसने बोला डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन। देखो, हमने जब डार्विन पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि डार्विन ने बोला कि जो इवोल्यूशन होता है वो कॉन्टिन्यूस और स्मॉल होता है, स्मॉल कॉन्टिन्यूस होता है और ग्रेजुअल होता है। ठीक है, बट मेन तो इसका यही था। तो इसने बोला जो कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस हो रहे हैं यही आपका मेजर रोल प्ले करते हैं ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ में। ठीक है, सो दे प्लेज मेजर रोल इन origin of न्यू स्पीशीज। ठीक है, तो इवोल्यूशन में बेसिकली तो ये मेजर रोल प्ले करता है। और डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन के ऊपर उसने कुछ बोला नहीं था, बट उसने बोला था, मतलब ऐसा कह सकते हो कि जो डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन है इसको इसने नाम दिया था स्पोर्ट्स। ठीक है, तो उसने बोला जो स्पोर्ट्स होता है वो ओनली माइनर रोल प्ले करता है, दे प्लेज ओनली माइनर रोल इन origin of न्यू स्पीशीज, origin of न्यू स्पीशीज। ठीक है, तो जब हम पीछे पढ़ के आए वही है, इसमें नया कुछ नहीं है, मैंने डिटेल में पूरा आपको करा दिया है तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो कंटिन्यूस वेरिएशन पे उसने मेनली फोकस किया था और इसके लिए नाम दिया था उसने स्पोर्ट्स। उसने बोला है बहुत ही कम या नहीं भी कह सकते हो ये रोल प्ले करता है आपका। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा देखते हैं बेटसन्स व्यू। ये तीनों क्लासिक हैं। ठीक है, ये क्लासिक का लास्ट वाला है बेटसन्स व्यू। तो बेटसन ने क्या बोला? बेटसन ने बोला कि जो डार्विन बोल रहा है ना कि डिसकंटिन्यूस वेरिएशन का बहुत माइनर रोल होता है, ये गलत है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से, मतलब बेटसन के हिसाब से जो मेनली रोल प्ले करता है वो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन का मेजर रोल होता है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज में। ठीक है, तो बेटसन का क्या व्यू था? तो पहले मैं बोल देता हूँ, ही डिस्कार्डेड द Darwin's view on discontinuous variation, ये discontinuous variation, and he suggested that the discontinuous variation are the major determinant in origin of new species. ठीक है, तो यही आपका मेजर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि he suggested that the discontinuous variation were actually the major determinant of the origin of new species। ठीक है, तो ये बेटसन का व्यू था। और यही बाद में जाके ह्यूगो डी वेरीज ने क्या बोला अपनी म्यूटेशन थ्योरी में? यही तो बोला, इसी आइडिया को, जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है उसी को उसने बोला कि यही म्यूटेशन का जो मेन रोल है वो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के थ्रू ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ बोल देता हूँ दिस आइडिया later elaborated by ह्यूगो डी वरीज। ठीक है, क्या दिया था इसने आपका? इसने अपनी दी थी म्यूटेशन थ्योरी, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पीछे बैक जाएं और उसको पढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मॉडर्न व्यू पे आते हैं। तो मॉडर्न व्यू में मैं दो का रोल बताने जा रहा हूँ आपको। रोल ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इसका क्या रोल है? देखो, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या कहता है? ये बेसिकली थोड़ा साइंटिफिकली हो जाती हैं क्योंकि मॉडर्न व्यू है। तो ये बोलते हैं कि जो जेनेटिक म्यूटेशन जो होते हैं वो आपके जो प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक मटेरियल है उसी में कुछ जेनेटिक म्यूटेशन होंगे, उसी की वजह से कुछ चेंजेस आएंगे और नई ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेनेटिक म्यूटेशन क्रिएट न्यू इन्फॉर्मेशन
by bringing about changes in the pre-existing जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जेनेटिक म्यूटेशन जो होती हैं आपकी वही नई इंफॉर्मेशन क्रिएट करती हैं प्री एग्जिस्टिंग मटेरियल में कुछ चेंजेस करके। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये जो चेंजेस होते हैं ये रैंडम होते हैं और इन सडन होते हैं और हेरिटेबल होते हैं। ठीक है, सो दीज चेंजेस, ये जो चेंजेस होंगे आपके, दीज चेंजेस आर सडन, रैंडम एंड हेरिटेबल। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला। उसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि जो जेनेटिक म्यूटेशंस होंगे, ये जो चेंजेस होंगे आपके, ये दो तरह के होंगे। ठीक है, इनकी वजह से मतलब दो तरह की वेरिएशंस आएगी। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि म्यूटेशन गिव राइज टू टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब वो दो टाइप की वेरिएशन वही जो पीछे होती आ रही है, वेरिएशन दो ही तरह की होती है, एक होती है आपकी कॉन्टीन्यूस और एक होती है आपकी डिसकॉन्टीन्यूस। ठीक है, तो मैं इसको अगले पेज पे बताता हूँ। ओके, तो कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस दो तरह की होंगी। तो कॉन्टीन्यूस जो होंगी वो आपकी जेनेटिकली क्वांटिटेटिव होंगी। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव में मतलब जितना ज़्यादा जीन्स में चेंजेस होंगे, जितना ज़्यादा जीन्स में चेंजेस होंगे वो कंटिन्यूसली जनरेशन बाय जनरेशन एक्यूमुलेट होते रहेंगे और वो आगे फर्दर जनरेशन में ट्रांसमिट होते रहेंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हो गए। उसका डिसकॉन्टिन्यूस तो स्पॉन्टेनियस हो रही है जो आपका म्यूटेशन थ्योरी बोलती है। और उसके बाद ये जो होंगे ना वो स्टेबल और हेरिटेबल होंगे, मतलब एकदम से एक जीन के अंदर कोई म्यूटेशन हुआ और वो आपका स्टेबल हो गया, फिर वो अगली जनरेशन में ऐसे ही ट्रांसमिट होता जाएगा। ठीक है, सो दे आर स्टेबल एंड हेरिटेबल। ठीक है, लेकिन ये जो है ये आपके वो नहीं है, ये डायरेक्शनल है। ठीक है, सो दीज आर डायरेक्शनल, और ये डायरेक्शनल भी हो सकते हैं, मतलब ये तो स्टेबल और हेरिटेबल होंगे। ये डायरेक्शन जो हमने तीन तरह का पैटर्न पढ़ा था ना, तो ये डायरेक्शनल भी हो सकते हैं, डिसरप्टिव भी हो सकते हैं, डिसरप्टिव भी हो सकते हैं, या आपके क्या बोलते हैं स्टेबलाइजिंग भी हो सकते हैं, और साइक्लिक भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक बार हुआ फिर दोबारा हो गया, तो ऐसे साइक्लिकल में चल रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्शनल, डिसरप्टिव, स्टेबलाइजिंग और साइक्लिकल किसी भी टाइप के नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है। ये हमने पैटर्न ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में देखा हुआ है, तो आप वो वाली वीडियो देख लेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब इनका ये है आपका, इनका प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन होता जाएगा। मैंने आपको बताया कि जब ऑर्गेनिज्म में जनरेशन बाय जनरेशन का प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन होता जाएगा, तो इसके प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन की वजह से, प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन की वजह से आपका न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये आपका इवोल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपका कॉन्टिन्यूस का हो गया। फिर दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस में बताइए स्पॉन्टेनियस है, स्टेबल है और हेरिटेबल है। ओके, तो अब इन दो चीज़ों के बेसिस पे, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जो नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है वो ऑर्गेनिज्म पे, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग वेराइटीज़ पे अलग अलग तरीके से हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जीन फ्रीक्वेंसी जो है उस पॉपुलेशन की वो चेंज हो रही है, और उसी को ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो मैं यहाँ एक ये लाइन लिख देता हूँ जो मैंने बोली। सो दस आफ्टर a long time as a result of natural selection acting differently, ठीक है, differently on different varieties, so the gene frequency of a population will change। ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसी क्या दी है, नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन पॉपुलेशन एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसी को मॉडर्न सिंथेसिस जो बोलती है, इसी को दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इसी को ये लोग इवोल्यूशन बोल देते हैं। ओके, अब इसको इन्होंने इवोल्यूशन बोल दिया। ये हमारी क्या हो गई, ऑर्गेनिक का जो रोल है मतलब मैं ये कह सकता हूँ, देखो एक लाइन में मैं ये कह सकता हूँ कि हम ये कह सकते हैं कि जेनेटिक म्यूटेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फोर्स ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ें हमें पढ़ने के बाद ये पता चला कि जो जेनेटिक म्यूटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, आपकी फंडामेंटल फोर्स बोल सकते हो इवोल्यूशन के लिए, बट दैट इज़ नॉट द एक्सक्लूसिव फोर्स ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, वो सिर्फ अकेली फोर्स नहीं है इवोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे आप कंक्लूजन में ये पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन डाल के इस थ्योरी के कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि जेनेटिक म्यूटेशन is the most fundamental force, is the most fundamental force
behind the evolution, but it is not the exclusive one। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये हम कह सकते हैं। सो दैट इज द रोल ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अब रोल ऑफ स्पेसिएशन और बता देता हूँ, फिर ये टॉपिक खत्म करते हैं। तो रोल ऑफ स्पेसिएशन, स्पेसिएशन का क्या रोल है, ठीक है, मतलब जो इवोल्यूशन हो रहा है उसमें रोल ऑफ स्पेसिएशन कैसे रोल प्ले करता है, तो वो हम दो तरह से देखेंगे। थ्रू दो टर्म होते हैं, एक एनाजेनेसिस होता है, एक आपका क्लैडोजेनेसिस होता है। तो हम ये देखेंगे एनाजेनेसिस से क्या, एनाजेनेसिस क्या कहती है और क्लैडोजेनेसिस क्या कहती है। ठीक है, एनाजेनेसिस का मतलब होता है बेसिकली फाइलेटिक इवोल्यूशन, ये हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, बट अब ये समझ लो कि फाइलेटिक इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो चेंजेस होते हैं वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं म्यूटेशन की वजह से, और वो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होते हैं नई स्पीशीज़ में, दैट इज़ फाइलेटिक इवोल्यूशन। ये मैं लिख दूंगा अभी। और क्लैडोजेनेसिस आपका होता है ब्रांचिंग इवोल्यूशन, ब्रांचिंग इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका ब्रांचिंग इवोल्यूशन है। ब्रांचिंग इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक जीन पूल था आपका, ये मान लो ये एक जीन पूल था, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीन्स थे, तो ये स्प्लिट हो गया, दो या दो से ज़्यादा में भी हो सकता है, कितनों में भी हो सकता है, मतलब बेसिकली इसका स्प्लिट हो गया। तो जो अलग अलग जीन पूल बने अब इसके स्प्लिट होने के बाद, तो इसकी वजह से एक नई स्पीशीज़ बन जाएगी, इसकी वजह से एक नई स्पीशीज़ बन जाएगी, इसकी वजह से एक नई स्पीशीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ब्रांचिंग इवोल्यूशन में आ जाएगा। तो ये हम करेंगे डिटेल में और भी। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट लिख देता हूँ जो मैंने बोले। फाइलेटिक इवोल्यूशन में मैं लिख दूंगा, सो इट इज़ accumulation of changes due to mutation। ठीक है, that gradually transform a given species into new one। ठीक है, तो जो भी चेंजेस हैं वो एक्यूमुलेट होंगे म्यूटेशन की वजह से, जो भी चेंजेस हैं, और ग्रेजुअली वो ट्रांसफॉर्म कर देंगे नई स्पीशीज़ में। ठीक है, न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद ब्रांचिंग में भी इसी तरह से मैं एक लाइन लिख देता हूँ। तो इसमें मैंने क्या बोला, इट इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ द जीन पूल विच गिव राइज टू वन और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू स्पीशीज। सो इट इज़ स्प्लिटिंग ऑफ जीन पूल विच गिव राइज टू वन और मोर न्यू स्पीशीज। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ बोला वही मैंने लिखा। ठीक है, तो नया कुछ नहीं लिखा। ओके, और जैसे हमने एडेप्टिव रेडिएशन में भी पढ़ा था, तो म्यूटेशन की वजह से क्या हो रहा है, एडेप्टिव रेडिएशन भी हो रही है। तो जो डार्विन फिंचेस का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे देखिए, ये पूरा कनेक्टिंग है, पीछे से कनेक्टिंग है। अगर आपने एक भी वीडियो स्किप करी है तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप वहाँ से भी देखिए जाके। तो वो भी मतलब बेसिकली रोल ऑफ स्पेसिएशन हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि म्यूटेशन का रोल क्या है इवोल्यूशन में। तो बेसिकली हमने दो तरह के व्यूज़ पढ़ लिए, एक एंशंट कह रहा हूँ क्लासिकल व्यू और एक मॉडर्न व्यू। क्लासिकल व्यू में हमने 3 व्यूज़ देख लिया आपके, एक लेमार्क देख लिया, और उसके बाद डार्विन देख लिया, एंड देन उसके बाद आपका बेटसन देख लिया। उसके बाद जो मॉडर्न व्यू था उसमें हमने देख लिया रोल ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है और रोल ऑफ स्पेसिएशन क्या है। ये मॉडर्न व्यू है तो ये साइंटिफिकली है, मतलब समझ में, इनको पढ़ के समझ में आ रहा होगा। बट लमार्क, डार्विन और बेटसन जो थे वो थोड़े से मतलब इनकन्सिस्टेंट है। मतलब लमार्क तो बिल्कुल ही अलग ही दुनिया में जी रहा था, उसका तो खैर अलग ही था। और डार्विन थोड़ा सा क्लोज था, उसने बोला था नेचुरल सिलेक्शन इज द मोस्ट फंडामेंटल फोर्स बिहाइंड द इवोल्यूशन बट इट इज़ नॉट द एक्सक्लूसिव वन, उसने ये बोला। फिर बेटसन हमने देखा, उसके बाद फिर हमने ऑर्गेनिक देखा, और इस तरह से हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका आपको डाउट क्लियर करूँगा आपका। ओके, सो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियोज़ बना के टॉपिक कंप्लीट करूँ। ओके, थैंक यू, बाय।